भारत में आज करप्शन उसकी चरम सीमा पर पहुंच चुका है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन भारत में करप्शन को रोकने के लिए जिस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या सीबीआई को इसलिए बनाया गया था ताकि वो सिविल सर्वेंट्स और पॉलिटिकल लीडर्स के करप्शन को रोकने के बाद उन पर शिकंजा कस सके, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उस सीबीआई को अब अपने इशारों पर नचा रही है? और क्या सीबीआई सच में करप्शन पकड़ने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन पार्टी के पॉलिटिकल लीडर्स को ही अपने शिकंजे में फांस रही है? और क्या यही वजह थी कि कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को एक पिंजरे का तोता कहा था? तो जब सीबीआई को 1964 में सनातनम कमेटी के रिकमेंडेशन पर सिर्फ इसीलिए एस्टैब्लिश किया गया था ताकि भारत में भ्रष्टाचार कम हो सके, तो ऐसी क्या परिस्थितियां हमें अपने देश में देखने को मिल रही है कि केंद्र सरकार सीबीआई का इस्तेमाल करप्शन पकड़ने के लिए नहीं, लेकिन अपने पॉलिटिकल एजेंडा और प्रोपेगेंडा को कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। लेकिन यह सीबीआई है क्या? इसे कब स्थापित किया गया था? इसे जो स्टैच्यूटरी पावर्स दी गई हैं उसका क्या मतलब होता है? और 1946 के दिल्ली एस्टैब्लिशमेंट पुलिस स्टेबल एक्ट से किस तरीके के कानून सीबीआई को दिए गए हैं, इसके कौन से फंक्शंस हैं, क्या पावर्स है, सीबीआई किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है, इन सारी चीजों को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव देपानी। लेकिन सीबीआई के बारे में सारी की सारी चीजें डिटेल में जानने से पहले सबसे पहले यह जरूरी है कि चहल एकेडमी आप सभी यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए जो अपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्रैक करने का सपना लेकर देश भर में अलग अलग जगहों पर रहकर तैयारी करते हैं और दिल्ली जैसे महंगे शहर में नहीं आ सकते हैं, उनके लिए चहल एकेडमी ने एक आपके लिए आसान रास्ता बनाया है। और अगर आप जीएस और प्रीलिम्स मेंस की तैयारी एक आसान भाषा में डिटेल में बेस्ट टीचिंग और कंटेंट क्वालिटी के साथ करना चाहते हैं तो आप चहल एकेडमी के इस जीएस कोर्स को सिर्फ 49,999 रुपीज में ऑनलाइन मोड में ज्वाइन कर सकते हैं। और इन्हीं लेक्चर्स को अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ 19,999 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं दशहरे के सुनहरे अवसर और हफ्ते में, तो रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको DUSS50 का जो कोड है वो जरूर इस्तेमाल करना है। अब आते हैं हम लोग सीबीआई के मुद्दे पर वापस। अब देखिए, जब हम लोग सीबीआई के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को यहां पर समझने की कोशिश करते हैं तो 1964 में एक सनातनम कमेटी आई थी और के सनातनम कमेटी के रिकमेंडेशन पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन साथ ही साथ सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया था ताकि भारत में जो भी अथॉरिटेटिव पर्सन या लीगल पर्सन, जिसमें हमारे पब्लिक सिविल सर्वेंट्स भी आते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, मिनिस्टर्स भी आते हैं, यहां तक कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी गवर्नमेंट कंपनीज में काम करने वाले ऑफिसर्स भी आते हैं, उनके करप्शन को रोकने की जिम्मेदारी यहां पर सीबीआई को दी गई थी। लेकिन सीबीआई जब 1964 में एस्टैब्लिश की गई थी तो यह एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तहत, यानी कि जिसका संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई उल्लेख नहीं होता है और नॉन स्टैच्यूटरी प्रोविजन के तहत एस्टैब्लिश की गई थी। लेकिन बाद में कुछ दशकों के बाद 2003 में सीबीआई को स्टैच्यूटरी पावर्स दी गई। इसका मतलब यह है कि सीबीआई को अब हर छोटे छोटे केस के लिए मिनिस्ट्री की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको जिस फील्ड के लिए एस्टैब्लिश किया गया है वो बिना किसी परमिशन के भी यहां पर छोटे छोटे केसेस में एक्शन ले सकते हैं और काम खत्म होने के बाद, चार्जशीट फाइल होने के बाद वो मिनिस्ट्री को अपनी एनुअल रिपोर्ट यहां पर पेश कर सकते हैं। यह स्टैच्यूटरी अथॉरिटी या पावर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को 2003 में दिया गया था और साथ ही साथ सीवीसी को भी इसके साथ यहां पर इंक्लूड किया गया था। अगर हम लोग यहां पर 1963 की बात करते हैं, 1963-64 जब सीबीआई को बनाया गया था तो उस वक्त सीबीआई होम मिनिस्ट्री के अंडर आती थी। लेकिन 1985 में सीबीआई को होम मिनिस्ट्री से शिफ्ट कर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन के अंडर लाया गया था। यह वही मिनिस्ट्री है जिसके अंडर यूपीएससी भी आती है और इस मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवांसेस और पेंशन को 1985 में ही बनाया गया था। यानी कि हर वो कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो आपको मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के अंडर आज दिखती है वो 1985 से पहले होम मिनिस्ट्री के अंडर यहां पर काम करती थी। यहां तक कि अगर हम लोग इंटरपोल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की भी बात करें जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है, सीबीआई उसकी नेशनल लेवल पर एक नोडल एजेंसी के तौर पर यहां पर काम करती है। अगर हम लोग मेजर फंक्शंस देखते हैं सीबीआई के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पर काम करती है
तो यहां पर सीबीआई जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं, चाहे वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को हो या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या गवर्नमेंट कंपनी से काम करने वाले ऑफिसर हो, उनके द्वारा किए गए हर तरीके के करप्शन पर पूरी तरीके से ईमानदारी से एक एक्शन लेने की कोशिश करती है। यहां तक कि अगर किसी भी यूनियन टेरिटरी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में 8 यूनियन टेरिटरी कुल मिलाकर हैं, उन सभी यूनियन टेरिटरीज में अगर किसी तरीके का सीरियस क्राइम होता है और उन सीरियस क्राइम के खिलाफ अगर एक्शन लेने की जरूरत है तो सीबीआई यहां पर फिर से आपको एक्शन लेती हुई दिखती है। इसके अलावा अगर कम्युनिकेशन मींस में यानी संचार माध्यम में किसी भी तरीके के फ्रॉड होते हैं, जिसमें आपको टेलीग्राफ या रेलवे या नेटवर्क जैसी चीजें भी आपको देखने को मिलती हैं करप्शन के नाम पर, तो उसमें भी यहां पर सीबीआई के द्वारा ही पूरी तरीके से एक्शन लिया जाता है। लेकिन एक बात आपको यहां पर ध्यान रखनी पड़ेगी कि सीबीआई जैसी अथॉरिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको कुछ एक्सेप्शन या अपवाद देखने को मिलते हैं, जिसमें राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार आता है। सूचना का अधिकार अन्ना हजारे के द्वारा किए गए आंदोलन में यूपीए 1 के द्वारा 2005 में लागू किया गया था। इसका मतलब यह है कि भारत का नागरिक जिस भी सूचना के बारे में जानकारी चाहता है, आरटीआई या राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत वो सूचना या जानकारी ली जा सकती है। लेकिन अगर कोई भी ऐसी सूचना है जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स या इंडिया की इंटेग्रिटी, यूनिटी या सिक्योरिटी के अंतर्गत आती है, वो आरटीआई के अंतर्गत नहीं आता। और सीबीआई भी आरटीआई में एक तरीके का एक्सेप्शन है, क्योंकि कई बार सीबीआई के पास ऐसे केसेस आते हैं जो पूरी तरीके से जिसके डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल होते हैं यानी कि सीक्रेट होते हैं। तो कई बार हमें यहां पर यह भी देखने को मिलता है कि सीबीआई की काफी चीजें हमें आरटीआई के तहत नहीं देखने को मिलती हैं। ये इसका एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। अब आते हैं हम लोग इसकी कंट्रोवर्सी और कॉन्ट्रडिक्शन पर। जब हम लोग स्टेट लेवल पर स्टेट पुलिस के केसेस में किसी भी चीज की बात करते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल की स्टेट लिस्ट के अंडर आता है। यानी कि सीबीआई जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, अगर उसे किसी दूसरे स्टेट में जाकर काम करना है तो स्टेट गवर्नमेंट से उसे परमिशन लेनी ही पड़ेगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सीबीआई को किसी भी तरीके की अथॉरिटेटिव परमिशन नहीं दी जाती है। उस वजह से प्रॉब्लम यह होती है कि सीबीआई पीक लेवल पर और अग्रेसिव तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाती जो वो करना चाहती है। हाल ही में ऐसे कई केसेस भी हमें देखने को मिले हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बहुत फेमस एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हुई थी, उन्होंने जब आत्महत्या की थी, तो ऐसे कई कयास लगाए जा रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी की गई है या षड्यंत्र रचा गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब सीबीआई को महाराष्ट्र भेजती है तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट यहां पर पूरी तरीके से सीबीआई को मना कर देती है किसी भी तरीके की जांच करने के लिए। यहां तक कि बिहार की जब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी महाराष्ट्र पहुंचती है तो महाराष्ट्र एयरपोर्ट से ही उनको वापस भिजवा दिया जाता है और कुछ ऑफिसर्स को तो यहां तक डिटेन भी कर दिया जाता है। 2016-17 की ही बात है जब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बंगाल पहुंचती है, क्योंकि बंगाल के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कुछ ऐसे करप्शन केसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो यहां पर बंगाल की सरकार भी पूरी तरीके से उन्हें मना कर देती है और सीबीआई जब जबरदस्ती बंगाल में जाकर इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करती है तो बंगाल की मुख्यमंत्री के साथ बंगाल के जो डीआईजी हैं, डीजी हैं, कमिश्नर है, वो खुद सड़क पर बैठ जाते हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि इन स्टेट गवर्नमेंट्स का यह कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश पर सीबीआई सिर्फ उन्हीं स्टेट्स में जाकर इन्वेस्टिगेशन करती है जहां पर ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज सत्ता में होती है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का यह आरोप है सीधे तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट पर कि सीबीआई का इस्तेमाल सेंट्रल गवर्नमेंट भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिटिकल लीडर्स और वो ऑपोजिशन पार्टीज जो अलग अलग स्टेट्स में सरकार बनाकर बैठी हैं, उनके खिलाफ सीबीआई का इस्तेमाल करती हैं अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा और एजेंडा को पूरा करने के लिए। यह बात कितनी सही और कितनी गलत है, इस पर हम आपकी राय चाहेंगे कमेंट सेक्शन पर। आपको क्या लगता है कि सीबीआई का इस्तेमाल सेंट्रल गवर्नमेंट सही तरीके से करती है या फिर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब यहां पर प्रॉब्लम हमें यह देखने को मिलती है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट से यहां पर जो जनरल कंसेंट है या स्पेसिफिक कंसेंट है वो यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और स्टेट गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट पर भरोसा करने को तैयार ही नहीं है। पिछले कुछ सालों में हमें कम से कम 10 स्टेट्स ऐसे देखने को मिले हैं जहां पर 10 स्टेट गवर्नमेंट ने एक के बाद एक या एक साथ ये कहा है कि हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को अपने स्टेट में किसी भी तरीके की इन्वेस्टिगेशन करने की इजाजत नहीं देंगे, और यहां का स्टेट का जो भी लॉ एंड ऑर्डर या इन्वेस्टिगेशन है वो अपने हिसाब से हम लोग यहां पर पूरा
कर सकते हैं। एक चीज आपको यहां पर समझनी होगी, सीबीआई और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए के बीच में कुछ फर्क है। जब यहां पर करप्शन की बात होती है और वो करप्शन अगर टेररिज्म से या आतंकवाद से कनेक्टेड नहीं होता, यानी करप्शन कर टेरर फंडिंग नहीं की जा रही है, तो इसमें सीबीआई इन्वॉल्व होती है। लेकिन अगर किसी भ्रष्टाचार या मनी लॉन्ड्रिंग या करप्शन के केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि इस काले धन या ब्लैक मनी के तार कहीं ना कहीं टेररिज्म या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, तो वो केस सीबीआई से ट्रांसफर कर दिया जाता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए के तहत। और ये एनआईए भारत में 2008 में एनआईए एक्ट 2008 के तहत बनाई गई थी, जब मुंबई में हमें 26/11 का टेररिस्ट अटैक देखने को मिला था। इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस है वो आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो जीएस पेपर 3 है इंटरनल सिक्योरिटी, उसके लिए यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर हम लोग यहां पर सीबीआई के पूरे हायरार्की और ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो सीबीआई के जो डायरेक्टर होते हैं वो सीनियर आईपीएस ऑफिसर के लेवल के होते हैं, जो बेसिकली डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रैंक के होते हैं। इस सीबीआई डायरेक्टर का जो मिनिमम टेन्योर है वो 2 साल डिसाइड किया गया है, लेकिन अगर इसे बढ़ाया जाना है या फिर बढ़ाया जा सकता है किसी सिचुएशन में, तो मैक्सिमम 2 साल से बढ़ाकर इसको सिर्फ 3 साल किया जा सकता है। अब यहां पर कोई भी पर्सन या सीनियर आईपीएस ऑफिसर सीबीआई का हेड कैसे बनता है, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए, क्योंकि कोई भी आईपीएस ऑफिसर जो सीबीआई का हेड बनता है वो एक कमेटी के रिकमेंडेशन पर बनता है, जिस कमेटी में आपको प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा एंड भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मिलते हैं। 3 लोग, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मान लीजिए कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज को जिसे भी नॉमिनेट करते हैं वो इस कमेटी का हिस्सा बनते हैं। और फिर अब हम बात करते हैं सीबीआई के स्ट्रक्चर और पूरी की पूरी हायरार्की के। जब हम सीबीआई की डायरेक्टर के इन्वेस्टिगेशन पावर को यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, तो किसी भी तरीके के अगर इकोनॉमिक ऑफेंसिव डिविजन्स को अगर हम लोग देखें, तो वो सीबीआई डायरेक्टर के अंडर आता है। यहां तक कि एंटी करप्शन डिवीजन जो करप्शन को रोकने की कोशिश करता है वो भी सीबीआई डायरेक्टर के अंडर आता है, और इसकी एक स्पेशल क्राइम डिवीजन होती है। ये तीनों के तीनों जो डिपार्टमेंट है वो सीबीआई डायरेक्टर के अंडर काम करते हैं, और सीबीआई डायरेक्टर के जो ऑर्डर्स रहते हैं उन्हीं की अथॉरिटी के अंडर यहां पर काम किया जाता है। यहां पर जो सीबीआई डायरेक्टर हैं वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के साथ मिलकर भी काम करते हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग के अंडर आते हैं। और फाइनली ये जो रिपोर्ट है एनुअल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर के पास भी जाती है। लेकिन इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स जब सीबीआई में है, तो क्या हम लोगों ने कभी भी सीबीआई में किसी भी तरीके का रिफॉर्म लाने की कोशिश नहीं की है? बिल्कुल की है। जब भी हम लोग किसी भी तरीके के गवर्नेंस में रिफॉर्म की बात करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट यानी एआरसी की रिपोर्ट हमेशा हमारे सामने आती है। और ये रिफॉर्म इसलिए जरूरी है क्योंकि सीबीआई का जिस तरीके से मिसयूज किया जा रहा है पिछले कई सालों से, ये सिर्फ हम आज की सरकार की बात नहीं कर रहे हैं जो केंद्र में बैठी हुई है, इससे पहले भी 10 सालों पहले भी जो सरकार केंद्र में बैठी हुई थी, जो पॉलिटिकल पार्टी सरकार में बैठी हुई थी 2014 से पहले, हम उस सरकार की भी बात कर रहे हैं। उस तरीके से इतना मिसयूज किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट तक को बीच में आकर यह कहना पड़ा था कि सीबीआई एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की तरह काम नहीं कर रही है, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ एक तरीके के तोते की तरह बात कर रही है, जिसे पिंजरे में बंद किया गया है, और तोते को जो सिखाया जाता है तोता वही बात करता है। तो यहां पर जो सेकेंड एआरसी रिपोर्ट थी उसमें यहां पर यह कहा गया था कि सीबीआई को जो स्टैच्यूरी दी गई है यानी डिसीजन लेने की जो अथॉरिटी दी गई है उसको बैक करना बहुत ज्यादा यहां पर जरूरी है। इसके अलावा अगर हम लोग पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी 2007 की बात करते हैं, तो वहां पर भी ये रिकमेंडेशन दिए गए थे कि सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने की और ज्यादा ऑटोनॉमी, अधिकार या अथॉरिटी दी जानी चाहिए। यहां तक कि अगर हम लोग 2022 की बात करते हैं, तो स्टैंडिंग कमेटी रिकमेंडेड दैट सीबीआई शुड हैव इट्स ओन परमानेंट स्टाफ। ये बहुत बड़ी बात है। यहां पर 2022 में भी पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा था कि सीबीआई का जो स्टाफ है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, और यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी अथॉरिटी रहती है। तो सीबीआई को अगर परमानेंट स्टाफ दे दिया जाए ताकि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन थोड़ा बेहतर हो सके, तो वो ज्यादा आजादी से यहां पर काम कर सकते हैं। प्लस यहां पर यह कहा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मैनेजमेंट सही तरीके से करना चाहिए ताकि सीबीआई का जो बेसिकली पूरी तरीके से फंक्शनिंग होती है वो एक स्मूथ लेवल पर हो सके। एट द एंड ऑफ द डे कंक्लूजन में हम सिर्फ यही कह सकते हैं
कि सीबीआई को किसी भी सरकार या पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं बनाया गया था। सीबीआई को इसलिए बनाया गया था ताकि वो इस देश के करप्शन को खत्म कर सके, नहीं तो कम से कम उसको मिनिमम लेवल पर लेकर आ सके। सीबीआई बड़े लेवल के जो पॉलिटिकल लीडर्स या मिनिस्टर्स या पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के जो ऑफिसर्स हैं उनके करप्शन को खत्म करने की कोशिश करती हैं, यानी जो बिगर लेवल करप्शन, जिसे डैडी लेवल करप्शन कहते हैं, उस पर शिकंजा कसने की कोशिश करती है। जरूरी इसीलिए है सीबीआई को यहां पर अथॉरिटी देना और इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी देना, क्योंकि जब बड़े स्तर का भ्रष्टाचार कोई भी खत्म नहीं कर पाएगा तो छोटे स्तर पर जो भ्रष्टाचार चल रहा है उस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाएगा। और अगर कोई भी व्यक्ति इस देश में करप्शन करता है, चाहे वो सबसे बड़ा व्यक्ति हो चाहे वो सबसे छोटा व्यक्ति हो, आप करप्शन करके ब्लैक मनी जमा करते हैं। उस ब्लैक मनी को आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल करें तो व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसको मनी लॉन्ड्रिंग ही करनी पड़ती है, यानी काले धन को सफेद में ही बनाना पड़ता है। और ये मनी लॉन्ड्रिंग जब आप करते हैं तो अगर आपके पास उदाहरण के तौर पर 100 करोड़ ब्लैक मनी है तो व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको एजेंट्स को या एजेंसीज को 20-30% कमीशन देनी पड़ती है और बाकी का 70% आपके पास व्हाइट मनी में आता है। और जो 20-30% आपने यहां पर कमीशन के तौर पर दिया है वो 20-30% आप चाहें या ना चाहें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के पास पहुंचता है। यानी कि अगर आपने अपने जीवन में 100 रुपए का भी काला धन जमा किया है तो इस बात को समझने की कोशिश करिए कि सरहद पर पाकिस्तानी मिलिट्री और आतंकवादियों के द्वारा जो गोलियां चलाई जाती हैं उसमें से एक गोली आपने खुद फाइनेंस की है। और अगर इस चीज को हमें रोकना है तो यहां पर सीबीआई को पूरी तरीके से हमें आजादी देनी पड़ेगी, पूरी तरीके से अथॉरिटी देनी पड़ेगी। और इसी तरीके के कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकता है, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून टू चहल एकेडमी। और ये करप्शन और काले धन को रोकने की जिम्मेदारी सीबीआई की है और सरकार के साथ सीबीआई को भी इसमें अग्रेसिवली काम करना होगा और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए खुद ईमानदार बनना होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये कंसेप्ट और ये चीज देश के हर नागरिक तक पहुंचे तो उसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। और इसी तरीके के कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू चहल एकेडमी। दिस इज अनुभव दीपानी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।